नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। आगामी 17 दिसंबर को भूपेश सरकार 2 साल पूरे करने जा रही है। दूसरी ओर बीजेपी ने मिशन 2023 के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी की नई प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी 2 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं, लिहाजा उनका यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। नई प्रभारी प्रदेश के वर्तमान और पूर्व पदाधिकारियों से मैराथन बैठक कर पार्टी की स्थिति को टटोलती हैं, देख रही हैं, समझ रही हैं। दरअसल 15 साल बाद सत्ता से बेदखल हुई बीजेपी अब तक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने में सफल नहीं रही है। वहीं निकाय चुनाव और मरवाई उपचुनाव में हार के बाद पार्टी कार्यकर्ता निराश हैं। वहीं शीर्ष नेताओं में तनातनी भी किसी से छिपी नहीं है। नई प्रभारी के दौरे को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी की नई प्रभारी डी पुरंदेश्वरी सोमवार को पहली बार रायपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान संगठन के कई बड़े नेता नई प्रभारी और सह प्रभारी नितिन नवीन के स्वागत में खड़े नजर आए। इसके बाद नेताओं का काफिला प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचा, जहां डी पुरंदेश्वरी ने एक के बाद एक 3 मैराथन बैठकें ली। सबसे पहले प्रदेश पदाधिकारियों की, फिर जिला अध्यक्षों और महामंत्रियों के बाद अंत में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक ली। प्रदेश प्रभारी मंगलवार को सभी बीजेपी सांसद, विधायक और पूर्व विधायकों से भी चर्चा करेंगी। पूरे संगठन की दृष्टि से एक समीक्षात्मक बैठक भी और उनकी उपस्थिति में जो चर्चा होगी, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए उत्साहवर्धक भी होगा और आगामी कार्यक्रम में भी प्राथमिक रूप से जो केंद्र सरकार ने दिया है उस पर उनकी चर्चा होगी। प्रदेश प्रभारी बनाए जाने के बाद डी पुरंदेश्वरी का ये पहला दौरा है। उनके 2 दिन के दौरे और ताबड़तोड़ बैठकों से लग रहा है कि बीजेपी मिशन 2023 की लड़ाई के लिए जमीनी स्तर पर अभी से जुट गई है। लिहाजा पहले दिन की बैठक में पार्टी पदाधिकारियों के साथ चर्चा में चुनाव जीतने और राज्य सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेरने की रणनीति पर जोर दिया गया। डी पुरंदेश्वरी के दौरे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं में बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी का दावा है कि अगले 1000 दिन में कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर देंगे, जिस पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी सपना देखना बंद करे। मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारे पास 1000 दिन का समय बचा हुआ है। इस 1000 दिन की कार्य योजना बनेगी और इस कार्य योजना के माध्यम से हम दोबारा सत्ता में लौटेंगे और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उसकी आज एक नींव रखी जा रही है। सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है ना। वे तो उपचुनाव में भी सपने देखते थे कि तीनों उपचुनाव हम जीतेंगे, मगर हम कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों ने तीनों उपचुनाव जीता है। इसलिए हम लोग काम पे विश्वास करते हैं, घोषणाओं पे विश्वास नहीं करते। कांग्रेस पार्टी उस ओर काम कर रही है। जाहिर तौर पर डी पुरंदेश्वरी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि उनका दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब मौजूदा कांग्रेस सरकार अपने 2 साल पूरे करने जा रही है। ऐसे में आने वाले समय में सरकार को घेरने विपक्ष की रणनीति क्या होगी? आगामी विधानसभा चुनाव से शीर्ष नेताओं में तालमेल बिठाना भी उनके सामने चुनौती होगी। जाहिर है विधानसभा, निकाय और मरवाही में मिली हार के बाद कार्यकर्ताओं में निराशा का माहौल है। वहीं पार्टी में गुटबाजी की खबरें भी बीच बीच में आती रहती हैं। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। तो चलिए, चुनौतियां बहुत उनके सामने हैं, प्रभारी के सामने, और नई प्रभारी आज आकर मेल मुलाकात उन्होंने जरूर की है। इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ डॉक्टर शिरीष चंद्र मिश्रा साहब, मैनेजिंग एडिटर, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। संजय श्रीवास्तव जी, बीजेपी नेता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के चेयरमैन राजन तिवारी जी भी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले किसी भी पॉलिटिकल एंगल पर जाने से पहले मैं मिश्रा सर, आप इसे जानना चाहता हूं, क्योंकि चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं। प्रदेश को समझना है, राजनीतिक रूप से भी, क्षेत्रीय रूप से भी, जातिगत रूप से भी और भौगोलिक रूप से भी, क्योंकि ये सारी चीज़ें यहाँ असर डालती है राजनीति पर।
निश्चित रूप से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक नया प्रयोग किया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी नया प्रयोग करती रहती है, अलग अलग राज्यों में भी करती है। और छत्तीसगढ़ में जब 2000 से 2003 तक जब जोगी सरकार थी, उस दौरान बीजेपी को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। और बीजेपी ने अपने प्रभारी इस तरह से नियुक्त किए कि उन्होंने पूरा एक ताना बाना बुना। तो अभी पिछले 15 सालों में जो एक मैसेज जाता है या जा रहा है कि कुछ लोगों के हाथ में पार्टी की कमान है, वही लोग बार बार उन्हीं में से या उनके ग्रुप से लोगों को ही प्रतिनिधित्व मिलता है। तो पार्टी ने एक, जो मुझे लगता है कि एक ऐसे व्यक्ति को चुना है जो इस राज्य के बारे में कम वाकिफ़ हो, ताकि उसके सामने एक पूरी कोरी स्लेट हो जिसमें वो एक नई इबारत लिख सके, वो नए सिरे से जान सके, वो अपने नज़रिए से देख सके, बजाय दूसरे नेता उसको अपने नज़रिए से चीज़ें दिखाएं। इसलिए एक ऐसे नेता को चुना गया जो स्टेट के बारे में ज़्यादा जानकारी ना रखता हो, यहाँ के नेताओं के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखता हो, ताकि वो अपने इनपुट से और फिर बाकी जो उसको केंद्रीय नेतृत्व से जो इनपुट मिलेगा उसके आधार पर वो एक यहाँ का ताना बाना बनेगा। जैसा कि आपने देखा था कि 2018 के चुनाव में जब पुनिया जी कांग्रेस के प्रभारी बने थे, तब कई तरह का क्रिटिसिज्म हुआ था। जिस तरह का कांग्रेस के नेता अभी बयान दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रभारी के बारे में, वैसा ही बयान उस समय डॉक्टर रमन सिंह और अजीत जोगी ऐसे लोग दे रहे थे कि पुनिया यहाँ के बारे में नहीं जानते, यहाँ की तासीर के बारे में नहीं जानते। पर मुझे लगता है जो व्यक्ति कम जानता है वो ज़्यादा अच्छे चीज़ों को देख पाता है, कि वो निरपेक्ष भाव से देख पाता है, उसके अंदर कोई भेदभाव या कोई किसी के प्रति झुकाव नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने एक नया प्रयोग किया। चूँकि ज़्यादातर नेता ऐसे हैं जो 20 साल से किसी न किसी रूप में सत्ता में भागीदार रहे हैं, चाहे वो विधायक रहे हों, चाहे वो मंत्री रहे हों, या मुख्यमंत्री रहे हों, या प्रदेश अध्यक्ष रहे हों, ऐसे और केंद्र में मंत्री रहे हों। तो पार्टी, मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी एक नई इबारत लिखना चाहती, इसलिए इसकी एक शुरुआत, जैसा कि धर्मलाल कौशिक जी ने बोला कि ये नींव रखी, उन्होंने ये कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में बोला था कि कांग्रेस सरकार को हटाने के लिए ये एक नींव रखी जाए, लेकिन वो उनकी पार्टी के लिए भी लागू होता है, मुझे ऐसा लगता है। जी, ज़रा संजय श्रीवास्तव जी से इस बारे में मैं पूछ लेता हूँ कि आखिर आज जो बैठकें हुई हैं उस बैठकों में अंदाज कैसा लगा, लहजा कैसा लगा, और आगे काम करने की ऊर्जा कितनी संचारित कर पाई है? संजय जी। देखिए विजय जी, किसी भी राजनीतिक दल के लिए लगातार सक्रिय रूप से काम करने की आवश्यकता होती है, और इस भारत देश की जो राजनीतिक जो स्थिति है उसमें हमेशा से बीजेपी को एक संगठन आधारित पार्टी कहा जाता है, और एक मजबूत संगठन के रूप में, चाहे देश में हो चाहे विभिन्न राज्यों में, बीजेपी को एक मजबूत जो ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, संगठन, मैं अभी सत्ता की बात नहीं कर रहा हूँ, एक मजबूत संगठन के रूप में जाना जाता है। उसकी इकाइयां नीचे से लेकर ऊपर तक तमाम प्रकार की इकाइयां रहती हैं, और शायद इसीलिए हम जो 1980 में बनी हुई पार्टी आज देश में सरकार में है, विभिन्न राज्यों के अंदर में सरकार है, हम यहाँ भी 15 साल सरकार में रहे। ये सत्य है कि आज हम यहाँ पर विपक्ष में हैं, और जैसा कि नेता प्रतिपक्ष धर्म कौशिक जी ने कहा कि एक बार फिर से जब हम नई चुनौतियों को लेकर काम करना प्रारंभ करते हो तो एक बार शून्य से हम फिर प्रारंभ करते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि आज जो नई प्रभारी डी पुंदेश्वरी जी आई हैं, जो सह प्रभारी नितिन नवीन जी आए हैं, और पूरे प्रदेश के जो हमारी कोर कमेटी की टीम और पूरे सभी जो हमारे अलग अलग विंग्स हैं, सबकी बैठकें लगातार 2 दिनों तक हो रही है। तो एक नए सिरे से नई ऊर्जा किस तरीके से विकसित हो, और हमारा जो संगठन, विशेषकर जो संगठन है, संगठन का विस्तार, चूंकि अभी नई हमारी कार्यकारिणी बनी है, नीचे मंडल स्तर तक और मंडल से बूथ तक जाकर, और उसके बाद प्रवास के माध्यम से जो हम कार्यकर्ताओं से संपर्क करते अपनी बातों को पहुंचाते हैं, इन तमाम विषयों को लेकर आज लगभग 4 बैठकें हुई हैं। मुझे लगता है ये लगातार एक तासीर है, बीजेपी के काम करने का तरीका है, और कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके सुखद परिणाम, क्योंकि जैसा कि आपने भी चर्चा में कहा, शिरीष जी ने कहा कि वर्ष 2003 में ये कहा जाता था कि बीजेपी लगभग समाप्त हो गई है, लेकिन हमने सर्वाइव किया, हमने फिर से मेहनत की, जनता के बीच में गए, और लोगों ने हम पर विश्वास किया, और हम लगातार आशीर्वाद मिला। 2018 तक हमारी सरकार रही, और एक बार फिर से इसी तरह का वातावरण पूरे प्रदेश में बना है कि बीजेपी कहीं न कहीं एक बेहतर पार्टी को और बेहतर सरकार के रूप में काम करी है। तो हमें पूरा विश्वास है कि हम अपनी पार्टी, संगठन और इस सरकार की नाकामी जो सामने दिख रही है, हम निश्चित रूप से 2023 में एक बार फिर से प्रदेश में सरकार बनाएंगे। चलिए, आपको विश्वास और उत्साह दोनों है। अब संगठन स्तर पर कार्यकर्ताओं तक, मंडल स्तर तक, और साथ ही साथ संगठन के साथ साथ वो जो बूथ स्तर का कार्यकर्ता होता है ना सर, उस तक ये उत्साह पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, ये भी देखने वाली बात है। राजन तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो भी इस पर अपनी राय रखेंगे। और थोड़ी सी मुस्कान आपके चेहरे पर है सर, ये मुस्कान इसलिए है कि चलिए ठीक है,
कोई मजबूत आधार नहीं दिखा तो पुरंदेश्वरी जी को भेजा, या आपको लगता है कि उनकी कार्य करने की शैली आप पर हावी हो पाएगी? क्योंकि 1000 दिन उन्होंने कह दिया, 1000 दिन है हमारे पास और इस 1000 दिन में आपसे फाइट करने के लिए पूरी तरह तैयार है वो। ठीक है, 1000 दिन से मुझे याद आता है 1000 साल तक लड़ेंगे करके भुट्टो ने भी कहा था। खैर जाने दीजिए। मैं सबसे पहले तो डॉक्टर शिरीष मिश्र ने जो व्याख्या की अभी पुनिया जी के बारे में बताया और वर्तमान परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से मीमांसा किया उन्होंने, मैं उसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि दग्गुबती पुरंदेश्वरी बहन यहाँ आई है, उनका स्वागत है। वो एक राजनीतिक दल की प्रभारी के रूप में आई है, महिला है और बहुत महान नेता की सुपुत्री है, एनटीआर की सुपुत्री है वो। और समझदार तो निश्चित रूप से है क्योंकि वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के मंत्रिमंडल में कई साल तक राज्य मंत्री के रूप में काम भी करती रही हैं। 2014 तक तो वो कांग्रेस में ही थी और कांग्रेस के ताने बाने से पूरी तरह से ओतप्रोत हैं रही हैं। अब कितना परिवर्तन आता है वो देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो स्वागत है क्योंकि एक बड़े राजनीतिक दल की प्रभारी के रूप में आई हैं, बहन हैं। तो हाँ, मगर अब अपने अच्छा उनमें एक और अच्छी बात यह है कि वो उन्होंने रत्न शास्त्र में स्नातक की डिग्री भी प्राप्त किया है। तो अब उनको अपनी उस प्रतिभा का भी परिचय देना है। एक तो कांग्रेस में रहते हुए जितना उनको अनुभव प्राप्त हुआ है और जितना ज्ञान प्राप्त हुआ है उसका उपयोग वो कितना कर पाती है भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के हालत में, क्योंकि यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी अस्त व्यस्त ध्वस्त और परास्त की हालत में है। उसमें कितना जीवन डालने का काम वो कर पाते हैं वो तो बताएगा। मगर ये भी बात सही है कि उन्होंने रत्न शास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त किया है, तो अब उनको कम से कम चुनना पड़ेगा कंकड़ पत्थर और जवाहरात के बीच में से, क्योंकि बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के मेरे बहुत सारे मित्र हैं। हम लोग राजनीतिक रूप से विचारधारा में एक दूसरे के घोर विरोधी हो सकते हैं। मैं अपनी विचारधारा पर अडिग हूं और बाकी लोग अपनी विचारधारा पर अडिग है। तो संजय अपनी विचारधारा पर अडिग है, पूरा जीवन उन्होंने अपनी पार्टी के लिए समर्पित किया हुआ है। तो विचारधारा का मतभेद हो सकता है, मगर व्यक्तिगत संबंध कई लोगों से ऐसे रहते हैं जो यहाँ के बारे में, अपनी पार्टी के बारे में बताया करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बारे में, कि वही लोग आज भी काबिज हैं जो भारतीय जनता पार्टी को इस हालत में लाने के दोषी हैं, जिन्होंने इस हालत में भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में लाया है। तो अब उसमें बहन कितना परिवर्तन कर पाती हैं वो दूसरी बात है। डॉक्टर मिश्र ने जो एक उदाहरण दिया पुनिया जी के बारे में, तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इसमें कोई शक नहीं कि जब पुनिया जी आए थे तो उनको छत्तीसगढ़ के बारे में मालूम नहीं था। मगर मैंने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में विजय भाई बहुत सारे प्रभारियों को देखा है कांग्रेस पार्टी में, पूरा जीवन मेरा कांग्रेस में बीता है, मगर इतनी मेहनत करने वाला और इतने समदर्शी से काम करने वाला प्रभारी जैसा पुनिया जी है मैंने नहीं देखा। भूपेश बघेल जी ने करीब 1000 किलोमीटर की यात्रा किया था। उस यात्रा में लगातार पुनिया जी इस उम्र में भी लगातार चिलचिलाती धूप में, बरसते पानी में साथ में रहे। उनकी दूसरी विशेषता ये रही पुनिया जी की कि सुदूर इलाके में बैठा हुआ कोई कार्यकर्ता भी उनको फोन करता है तो वो उठाते हैं और उसकी बात का जवाब देते हैं। एक ब्लॉक संगठन को मजबूत करने का बिल्कुल जरूर उन्होंने काम किया। सर मैं माफी चाह रहा हूं, आपको बीच में टोक रहा हूं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेंगे। ब्रेक के बाद इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। संजय जी के पास में आऊंगा और डॉक्टर श्रीचंद मिश्रा साहब से भी मैं राय लूंगा और बातचीत करूंगा कि आखिर ऐसे समय में संगठन को जब मजबूत करना है, प्रभारी आपके पास समय है, समय रहते आपको संगठन को मजबूत करना है और सरकार के खिलाफ एक्शन ऑफ मोड कैसा होना चाहिए एक विपक्ष का, उसके बारे में वो क्या काम कर सकती हैं और संगठन को कैसे युवा नेतृत्व अगर मिलता है या युवा नेतृत्व के साथ चलती है या युवाओं को आगे लाने का काम करती है, नहीं, ये भी देखना होगा। श्री जी आपके पास कुछ सवाल है तो संजय जी के लिए। संजय जी मेरा एक मूल सवाल है और चूंकि इस चर्चा में हमारे पास समय भी बड़ा सीमित बचा है कि आपकी पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव में उतने वोट भी नहीं मिले जितने आपके मेंबर थे, तो पहली आपकी चुनौती सरकार से आप बाद में लड़ेंगे, कांग्रेस की नीतियों से बाद में लड़ेंगे, सरकार की योजनाओं में बाद में जाएंगे, पहले आप अपने कार्यकर्ताओं या अपने मेंबर्स को कैसे मोटिवेट करेंगे कि वो आपकी पार्टी को ही वोट देंगे या आपकी पार्टी के लिए ही काम करेंगे, जो एक बड़ा रीजन था आपकी सत्ता से हटने का। जनता तो बाद में आपके कार्यकर्ताओं ने ही साथ नहीं दिया था। देखिए शिरीष जी, मुझे लगता है कि ये जो रिकॉर्ड आप बता रहे हैं शायद उसमें कुछ गड़बड़ी होगी। ऐसा नहीं है कि जितने हमारे कार्यकर्ता उससे कम वोट हमको मिला है।
कार्यकर्ता नहीं, आपकी जितनी मेंबरशिप है, आपकी जितनी मेंबरशिप, कार्यकर्ता अर्थात मेंबर की बात कर रहा हूं, जो हमारे प्राथमिक मेंबर्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि मेंबर्स हमारे ज्यादा थे और हमको वोट कम मिला, पहली बात। दूसरा विषय यह है कि देखिए हमको बड़ा नुकसान हुआ है पिछले चुनाव में, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं। आपने कहा कि समय की सीमितता है, लेकिन यही बीजेपी जो मैंने कहा कि कभी हम 2 सांसद हुआ करते थे, आज अब देश में और राज्य में और छत्तीसगढ़ के नाम पर मध्य प्रदेश में सरकार बनती थी। यहाँ पर हमने पहले 3 चुनाव जीतकर यहाँ हमने सरकार बनाई, अर्थात यहाँ की जनता का आशीर्वाद हमको प्राप्त होता रहा है। ठीक है, चुनाव है, चुनाव में हार जीत होती है, कभी वोट प्रतिशत में अंतर हो जाता है, कभी कम रहता है। तो ये इस तरह से सरकारें बनती है। तो हमें पूरा विश्वास है, हम एक लगातार काम करने वाला संगठन है। संगठन हमारी प्राथमिकता। संजय यही रोकूंगा आपको। आपने बोला कि मेरा लगातार काम करने वाला संगठन है बीजेपी, लेकिन पिछले 2 साल का यदि आपकी पार्टी का रिकॉर्ड देखा जाए, जिसमें आप समझ लीजिए करीब 730 दिन आपकी पार्टी ने की कोई एक्टिविटी नहीं रही है। आपकी पार्टी या तो इस चीज़ का वेट कर रही थी कि छत्तीसगढ़ के सारे चुनाव हो जाएं, उसमें पार्टी का किस तरह से रिजल्ट आता है उसके बाद काम शुरू किया जाए, या सरकार को 2 साल काम करने दिया जाए, सरकार की कोई कमी सामने आए तब हम उस आंदोलन को आगे बढ़ाएं, क्योंकि 2 साल में पार्टी की एक्टिविटी नहीं दिखाई दी है, एकदम ना के बराबर। नहीं, देखिए श्रीनिवास जी, ऐसा नहीं है। देखिए हम 15 वर्ष के बाद सत्ता से पक्षच्युत हुए, ये ठीक है, हमारे मन में थोड़ी सी पीड़ा थी, बिल्कुल स्वाभाविक है एक कार्यकर्ता की। देखिए उसके बाद सीधे लोकसभा के चुनाव है, लोकसभा के लिए हमने तैयारी की, विधानसभा के ठीक बात, और लोकसभा का क्या परिणाम रहा उसको रिपीट नहीं करना चाहता। कांग्रेस चारों खाने चित हो गई, हम यहाँ पर 9 सीटें जीते। ये बात सत्य है कि जब लगातार चुनाव, देखिए छत्तीसगढ़ के साथ में ये है कि 1.25 साल के अंदर में छत्तीसगढ़ के चारों चुनाव संपन्न हो जाते हैं, और उसके पश्चात 3 साढ़े 3 साल कोई चुनाव नहीं होता है। आप पहले देखेंगे विधानसभा 6 महीने के बाद में, फिर लोकसभा, उसके बाद 6 महीने के बाद में नगरीय निकाय, और 2-3 महीनों के बाद में पंचायत के चुनाव हो जाते हैं। और जैसे ही फरवरी मार्च में पंचायत के चुनाव हुए, ये कोरोना चला, लेकिन उसके बीच भी, और देखिए जब सरकारें काम करती है शुरुआती दौर पे, तो सरकार काम करती है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा कहती है हमको काम करने का अवसर नहीं मिला, काम करने का अवसर नहीं मिला। लेकिन आपने गतिविधियां पिछले 2-3-4 महीनों से देखी, हमारी नई टीम जो आई है, हम लगातार इतना दबाव बनाए कि सरकार को कई मामलों पर बैकफुट होना पड़ा है। और जिसका ताजा उदाहरण है कि किसानों की गिरदावरी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को ये वापस लेना पड़ा, कलेक्टर को आदेश लेना पड़ा, रेवेन्यू सेक्रेटरी ने किया कि गिरदावरी की रिपोर्ट को ठीक किया जाए। जो हमारा आरोप था वो सर्वथा सिद्ध हुआ। तो ऐसा है कि लगातार काम करने वाला संगठन है। ऐसा नहीं कि हमको रोज सड़क पर खड़े होकर हमको दिखाना है केवल, लेकिन हम मुद्दों पर आधारित राजनीति करते हैं, हम पूरी राजनीति नहीं करते हैं। चलिए सर, मैं रुकना चाहूंगा, समय कम है, राजेंद्र तिवारी जी के पास भी चलूंगा। राजेंद्र तिवारी जी, आपकी डिटेल जो थी डी पुरंदेश्वरी जी के बारे में, पूरा आपने डिटेल उनका रख रखा है। हालांकि आपकी पार्टी में रही है तो सारी चीज़ें आपको पहले से पता थी, और आपने पूरी डिटेल से भी जानकारी उनकी ले भी रखी है कि किस तरह से वो काम करती हैं, उनके काम करने की कार्यशैली क्या है। तो अब ये आपके लिए हथियार होगी, या वो इसको हथियार आपके ऊपर इस्तेमाल होगा ये हथियार? देखिए वो अच्छा काम करेंगी। हम तो चाहते हैं ना कि निंदक नीरे लाठी आंगन टूटी छवाए। हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में सशस्त्र विपक्ष होना चाहिए, और ये हर प्रजातंत्र के लिए आवश्यक है। दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी जिस हालत में है, अभी संजय भाई जैसा कह रहे थे, अब उसकी व्याख्या करूंगा तो बहुत समय लगेगा, फिर आप कहेंगे कि समय का अभाव है। भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान जितने भी बड़े नेता हैं, उन्होंने, अभी डॉक्टर मिश्र ने कहा कि 2 साल में कोई काम नहीं किया। डॉक्टर साहब, उन्होंने एक काम किया है, घर में बैठ करके केवल सरकार की बुराई करना, निंदा करना, आलोचना नहीं। आलोचना तो स्वागतनीय होता है, आलोचना करते तो बात भी थी, वो केवल बुराई करने का काम और निंदा करने का काम। और जैसा कि अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा ना कि वो तो फैक्ट्री बन गई है झूठ बोलने की, तो वो 2 साल तक इसी काम को करते रहे। मेरे को लगता है कि बहन के आने के बाद कम से कम उनको इतनी चेतना जरूर आ जाएगी कि जो छत्तीसगढ़ के हित की बात है वो करें तो स्वागत है, उसमें हम सहभागी होंगे। क्योंकि हमारा पहला लक्ष्य यह है कि छत्तीसगढ़ का जो हित है, यहाँ का जो किसान है, यहाँ का आदिवासी है, उनके हितों की रक्षा होनी चाहिए, और उसको लेकर के संकल्पित है भूपेश बघेल जी। तो उस मामले में जो भी सुझाव तिवारी जी, संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप ही की बात पे 20 सेकंड है, संजय जी पूरा कर लीजिएगा। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जो तिवारी जी कह रहे हैं, विपक्ष तो ईमानदारी के साथ में काम करेगा, लेकिन सरकार ने जो वादा किया है वो तो ईमानदारी से पूर्वक कर ले। प्राथमिकता तो सरकार की है, क्योंकि सरकार के हाथ में किस वादे की बात कर रहे हैं आप? वादा भी तो बता दीजिए सर, आरोप मत लगाइए, वादा बता दीजिए, मैं जवाब दे लूंगा 10 सेकंड में। पंड्या जी, शराबबंदी बंद हो जाए, शराबबंदी सबसे बड़ी मांग है, बेरोजगारों को भत्ता मिल जाए। कहां कौन सी बात कर रहे हैं? अब तो मुद्दा चालू होगा। चलिए इस पर मैं एक सवाल ले लेता हूं। हालांकि इस डिबेट से अलग सवाल है। कल तो सर कांग्रेस समर्थन कर रही है ना बंद का? सर कल कांग्रेस समर्थन कर रही है बंद का? जी हाँ,
तो संजय जी के पूछने का मतलब यही है कि शराब भट्टी बंद रहेगी क्या? नहीं, मैं आपसे नहीं, वो पूछ रहे हैं, वो सर मेरी बात सुनिए ना सर, वो इस सवाल का जवाब दे दीजिए। संजय जी रुकिए ना, इसी यही डिबेट खत्म करता हूँ, एक सवाल का जवाब दे देंगे तिवारी जी। सर वो पूछ रहे हैं कि आप सरकार से जो आपने वादे किए उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो कल आप जैसे बंद को समर्थन कर रहे हैं तो कम से कम एक नजीर पेश हो जाएगी। अच्छा, मैं जल्दी जवाब दे देता हूँ। पहले तो संजय जी ने ये कहा कि ये वायदे पूरे नहीं किए। सबसे पहली बात ये है, हमने 36 वायदे किए थे, जिसमें से 24 वायदे हम पूरे कर चुके हैं। और ये हर राजनीतिक व्यक्ति, समझदार व्यक्ति बात को बहुत जानता है कि जो घोषणा पत्र होता है वो 5 साल का होता है। अभी तो 2 साल हुए हैं टू, अभी होने तो दीजिए 3 साल और जहां तक बात सर इस बंद को, मैं इस डिबेट से जरूर थोड़ा दूर जा रहा हूं, लेकिन सर वो मेन सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। जब बंद को आप पूरा समर्थन देना चाहते हैं, जब बाकी जगह, मैं आपको बता रहा हूँ कि किसानों के प्रति प्रदर्शन है कांग्रेस पार्टी, लेकिन जो इन्होंने सरकार बंद का समर्थन नहीं कर रही है, पहली तो बात नहीं कर रही किया तो सरकारी सरकार खुले रहेंगे और सरकारी जितनी भी बातें हैं वो खुली रहेंगी। ऐसा थोड़ी कि सरकार ने दफ्तर बंद करने का आदेश जारी कर दिया। चलिए सर, कांग्रेस पार्टी ने बंद भी कई अलग तरीके से होता है, कभी कभी कुछ बंद खुला भी होता है। चलिए समय कम है सर, माफी चाहूंगा आप दोनों विद्वानों से। डिबेट को यहीं खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। नमस्कार।